टीम ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और मेरे मीडिया के सभी साथियों, आप सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। चुनाव आयोग की तरफ से सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से बिहार वासियों का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं और आपके माध्यम से आगामी लोकसभा चुनाव में क्या तैयारियां हुई हैं उसका एक विस्तृत ब्यौरा आपके सामने रखूंगा। जैसे आप जानते हैं, आप पूरी तरह से अवगत हैं, बिहार एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक राज्य है और इस समृद्ध ऐतिहासिक, भूगोलिक और सांस्कृतिक के अलावा ये गौरवमयी धरती लोकतंत्र की जननी के रूप में भी जानी जाती है। और इस लोकतंत्र के महापर्व जो अब 2024 में इलेक्शंस होने वाले हैं, इस लोकतंत्र की धरती पर उसके विषय में हमें आपको बताऊंगा कि क्या तैयारियां हम लोगों ने की हैं। और इससे पहले मैं आपको तैयारियों के बारे में बताऊं, सर्वप्रथम आपके माध्यम से पुणे सभी बिहार वासियों को, सभी वोटर्स को, सभी मतदाताओं को हम ये अपील करना चाहते हैं आयोग की तरफ से कि बहुत तैयारियां हमने की हैं और कर रहे हैं। आप वोट देने जरूर आए। मतदान के दिन आपका आना हमारे लिए बहुत ही गौरव की विषय होगा और हम लोग प्रलोभन मुक्त, स्वतंत्र और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध हैं। और वो किस प्रकार से कटिबद्ध हैं ये भी मैं आपको अभी विस्तार में बताऊंगा। आप बिना भय के मतदान करने आए, इच्छा से आए और जो लोकतंत्र की जननी है वहां गर्व के साथ में चुनाव के पर्व में भाग लेने के लिए आप आए। यह आपसे रिक्वेस्ट भी है और आपसे हमारी अपेक्षा भी है। फ्रेंड्स, पिछले 2 दिनों में हमने जो मीटिंग्स की हैं, पहले मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स से मिले, जिसमें नेशनल पार्टीज के रूप में आप, बीएसपी, बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और सीपीआईएम, तो ये 5 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां, और स्टेट पार्टीज के रूप में जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआईएमएल। तो आप जानना चाहेंगे कि इन लोगों ने हमसे क्या कहा और हमारा भी ये ड्यूटी बनती है कि आपको बताएं कि उन्होंने हमसे क्या अपेक्षाएं रखी। और फिर मैं आपको पूरे अपने संबोधन के दौरान ये भी बताऊंगा कि उनके बारे में हम क्या करने जा रहे हैं और आप ही के माध्यम से उनको उत्तर भी दूंगा। तो कुछ दलों ने पहले कहा कि बिहार में जो मतदाता सूची बनी है उसमें जो नाम डिलीट हुए हैं उनके बारे में आयोग पूरी तरह से आश्वस्त हो ले और अगर कहीं कोई कमी है तो उसको ठीक कर ले। पहला उनका ये कहना था। दूसरा इसी विषय में कहना था कि जो वोटर्स के नाम जुड़े हैं, जो अच्छी भारी मात्रा में नाम जुड़े हैं, उनको वोटर कार्ड बहुत जल्दी से जल्दी उनके समय उनके पास में पहुंच जाए। नेक्स्ट पॉइंट दे मेंशन्ड वाज कि सभी मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की पर्याप्त मात्रा में प्रतिनियुक्ति की जाए ताकि चुनाव निर्भय और निष्पक्ष माहौल में हो सके। उनका यह भी कहना था कि 72 घंटे से पहले जब चुनाव के उस समय में गश्ती और सुरक्षा की कार्रवाई को बढ़ाया जाए ताकि कोई भी प्रलोभन या कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा ना हो। गर्भवती महिलाओं और सीनियर सिटीजन्स को मतदान केंद्र पर विशेष उपलब्ध सुविधा कराई जाए ताकि दे हैव ए कन्वीनियंस इन वोटिंग। दिस वाज अनदर डिमांड फ्रॉम द पार्टीज। कुछ पार्टीज ने कहा कि आप मतदान केंद्रों में ऐसी व्यवस्था कीजिए कि जो 1500 के करीब वोटर्स हैं तो या तो उनको घटाएं या व्यवस्था ऐसी करें जिससे उनको असुविधा ना हो। जो लोग डुप्लीकेट वोट देने के लिए किसी दूसरे का वोट देने आते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इम्पर्सोनेशन शुड बी अरेस्टेड। दिस इज व्हाट वाज द अनदर डिमांड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। उनका यह भी मांग था कि जो परमिशंस उनको लेनी पड़ती हैं बहुत सारी, जिसमें वीडियो वैन की परमिशन हो, एलईडी वैन की परमिशन हो, या जो जगहें जहां पर उन्हें भाषण करने हैं उसकी सुविधाएं हो, क्योंकि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज कई जिलों में है तो उनको एक जगह से वो सुविधा मिल जाए, सिंगल विंडो क्लियरेंस किया जाए। एक पॉलिटिकल पार्टीज ने यह भी कहा कि उनको सिर्फ 5 गाड़ी मिलती हैं नेशनल लेवल, स्टेट लेवल पे, तो इनकी संख्या कम है। तो अगर इतना बड़ा स्टेट है और एक एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी भी कहीं कहीं 2-2, 3-3 जिलों में है तो उनको गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि वो उसमें मूव कर सकें कैंपेनिंग के लिए।
एक और मांग पॉलिटिकल पार्टीज ने की कि जो पोलिंग एजेंट्स और उनके ऑथराइज एजेंट्स हैं, जो पोलिंग एजेंट्स पर दस्तखत सिग्नेचर करके देते हैं, उनका सिग्नेचर कभी कभी पोलिंग स्टेशन पे नहीं पहुंचता और शुरुआत हो जाती है शुरू करने में इलेक्शंस को। तो जो ऑथराइज सिग्नेटरीज हैं, चाहे कैंडिडेट हो चाहे उनके द्वारा अप्रूव्ड ऑथराइज्ड पर्सन हो, उनका सिग्नेचर्स उपलब्ध रहें हर बूथ पे, तो देर नहीं लगेगी। एक और मांग थी उनकी कि जो सेंट्रल ऑब्जर्वर्स आएंगे वो सबको उपलब्ध रहें, उनके फोन नंबर्स, उनके रहने की जगह, उनका एक फिक्स्ड स्थान हो ताकि कम से कम उस समय पर जरूर मिल सकें। बहुत सी पार्टीज ने यह भी अनाउंस किया कि ये भी रिक्वेस्ट किया कि जो पोस्टल बैलेट्स की गिनती है वो पहले शुरू की जाए और समय खत्म की जाए। उनकी यह भी मांग थी कि ईवीएम्स कहां पर यूज होंगी, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी ईवीएम्स हैं, उसका किस पोलिंग स्टेशन पे कौन सी ईवीएम जाएंगी, इसमें उनको सूचना मिलनी चाहिए और उसको ईवीएम्स का नंबर जो पीछे लिखा रहता है वो नंबर भी मिले ताकि वो मिलान कर सकें अगर उन्हें कोई शक हो तो। चूंकि यहां पोलिंग अच्छी होती है, मतलब अच्छी उतनी तो नहीं है जितनी और राज्यों में है, लेकिन उनका कहना था कि मतदान का समय बढ़ाया जाए ताकि प्रतिशत मतदान का और बढ़ सके। तो ये मुख्य मांगे थी। इन सबको मैं आपको अपने संबोधन के दौरान इन सभी विषयों पे उत्तर दूंगा। अगर तैयारी पर आए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, तो बिहार में 40 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और झारखंड में 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। हमने इसी मीटिंग के दौरान झारखंड के सीईओज और एसपीएनओज, अन्य पदाधिकारियों से भी यहां बात की थी, रिव्यू किया था। बिहार में टोटल में से 34 जनरल और एससी की 6 और एसटी की 0, वहीं एसटीज की 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज झारखंड में हैं। अगर हम रोल्स के बारे में बात करें तो कमीशन का यह प्रयास है कि जो इलेक्टोरल रोल्स है, जो मतदाता सूची है, वो पूरी तरीके से प्योर हो और हेल्दी हो। तो प्योरिटी का मतलब क्या है कि उसमें जो लोग जुड़ने चाहिए वो जरूर जुड़ जाएं, जो लोग नहीं रहने चाहिए उसमें, जो डेड हैं या शिफ्टेड हैं या मल्टीपल एंट्रीज हैं, उनको हट जाना चाहिए। और मेल, फीमेल, पीडब्ल्यूडी, सीनियर सिटीजन्स के सफिशिएंट जो नंबर सेंसस के हिसाब से फिगर आती है होने चाहिए, वो होनी चाहिए। यानी प्योरिटी भी होनी चाहिए, हेल्थ भी होनी चाहिए। तो बिहार में टोटल 7.64 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें से 4 करोड़ मेल और 3.6 करोड़ फीमेल मतदाता हैं। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 6.3 लाख और वेरी सीनियर सिटीजन्स 14.5 लाख, जिसमें से 100 वर्ष से ऊपर के जो शतायु हमारे मतदाता हैं वो भी 21,680 हैं। तो फर्स्ट टाइम वोटर्स की जो संख्या है वो जान के आपको अच्छा लगेगा, 18 से 19 वर्ष के, वो संख्या है 9.26 लाख, यानी जो इसी साल में बढ़े हैं। और अगर हम 20 से 29 वर्ष के युवा लोगों को देखें तो टोटल 7.64 करोड़ में से 1.6 करोड़ ऐसे हैं जो 20 से 29 साल के हैं। तो युवाओं की भागीदारी इस चुनाव में काफी महत्वपूर्ण है। अगर हम इंक्लूसिव इलेक्शंस की बात करें तो इसमें जो फोकस है वुमेन पे, वो लगातार वुमेन की रेशियो बढ़ता चला जा रहा है। 892 था 2019 में जेंडर रेशियो, जो बढ़ के 909 हुआ है। और अगर 117 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इस प्रकार की हैं जहां महिलाओं की संख्या 909 से भी ज्यादा है और 18 से 19 ईयर्स के विमेन इलेक्टर्स की संख्या भी 4,01,000 से ज्यादा है। इसी क्रम में मैं ये भी बताऊंगा आपको कि जो डिलीशंस के बारे में पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा था, तो कमीशन ने एक बहुत विस्तृत उसमें व्यवस्था की कि जो भी लोग डेड हैं और जो भी लोग शिफ्ट हो गए हैं, तो टोटल जो 16.7 लाख डिलीशंस किए हैं उसमें से 6.3 लाख जो हैं वो है लोग जिनकी दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई, और प्लस 2.3 ऐसे हैं जो कि रिपीटेड हैं और 8 लाख के करीब शिफ्टेड हैं। सो एक एक का हिसाब पॉलिटिकल पार्टीज को भी उपलब्ध है, हर स्टेज पर वो इलेक्टोरल रोल बनाने के क्रम में शामिल रहे हैं। अभी भी कोई चीज छूट गई है तो पॉलिटिकल पार्टीज हमें सीओ साहब को या अपने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को बता देते हैं। इलेक्टोरल अपडेशन का प्रोसेस
पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है और अभी भी कोई कमी है तो उसको पूरा किया जा सकता है। अगर यूथ की बात करें तो इन यूथ की किस प्रकार से संख्या बढ़ी है मैंने बताया था आपको, और ये क्यों बढ़ी, क्योंकि 587 जगह में इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब के माध्यम से एक सघन अभियान चलाया गया और 7.79 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स 2024 में ऐड हुए, और जिसमें से और इसके अतिरिक्त अगर 20 से 29 में देखें तो करीब करीब 14.5 लाख वोटर्स ऐड हुए। और चूंकि परिवर्तन किया है आयोग ने कि आप 1 जनवरी को अगर 18 साल के हो रहे हैं, उससे पहले भी अगर आप 2024 वर्ष में कभी भी 18 साल के हो रहे हैं तो एडवांस एप्लीकेशंस दे सकते हैं। तो हमारे पास में 74,000 ऐसी भी एप्लीकेशंस आई हैं जो अभी 18 की नहीं हुए लेकिन इसी साल में 18 होने वाले हैं, और उसमें से जितने लोग 1 जनवरी और 1 अप्रैल के बीच में 18 साल के हो जाएंगे उनको भी हम कार्ड पहुंचाएंगे और उनको भी वोटिंग की सुविधा मिलेगी। फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा इलेक्टरल रोल में किसी के लिए भी छूटे नहीं, कोई भी मतदाता हमारा नहीं छूटे। तो जो खास तौर से डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, उसका भी प्रयास था कि जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो कि बिहार में 5 हैं, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, बिरहोर और कोरबा, इनका भी हमने 100% एनरोलमेंट किया है, और जब चुनाव होंगे तब भी ये प्रयास होगा कि इनको हम पूरे लेके आए। और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर ये है कि अगर उनकी टोटल नंबर 7631 है तो उसमें 18 प्लस का जो एनरोलमेंट है वो 3237 है, जो कि सबको भागीदारी चुनावों में मिले इसके लिए एक प्रयास है। अगर मतदान केंद्रों के बारे में मैं आपको बताऊं, अभी तक वोटर लिस्ट के बारे में बताया, तो टोटल 77,392 पोलिंग स्टेशंस हैं और अधिकांश रूरल हैं, जिसमें से 66,331 रूरल हैं। इनमें से करीब करीब 40,000 बूथ्स पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जाएगी। ये भी पॉलिटिकल पार्टीज की एक डिमांड थी, तो इससे भी हमारा मैनेजमेंट करना बहुत आसान होगा। पीडब्ल्यूडी मैनेज 40 बूथ होंगे और यूथ मैनेज 76 बूथ होंगे, और ऐसे भी 243 बूथ होंगे जहां सिर्फ महिलाएं ही पूरे के पूरे बूथ का नियंत्रण और संचालन करेंगी। फ्रेंड्स, सभी बूथ्स पे जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज हैं वो रहेंगी, यानी टॉयलेट, रैंप्स, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, व्हील चेयर, ये सभी बूथ पे रहेंगे ताकि आने जाने में सबको सुविधा रहे। सबसे पहली बार बिहार में अगर आपको याद हो तो 2020 का जब इलेक्शन हुआ था कोविड के दौरान, उस समय भी मुझे आने का मौका यहां मिला था एज इलेक्शन कमिश्नर। तो उस समय पहली बार ये व्यवस्था शुरू की थी कि घर में जो वेरी सीनियर सिटीजन्स हैं उनके जाके वोट लाया जाए, और अब ये व्यवस्था पूरी कंट्री में लागू है और इस इलेक्शन से पूरे देश में ये व्यवस्था लागू हो गई है। तो पहला प्रयास यही हुआ था इसका। तो इसमें क्या है कि आप जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं वो फॉर्म 12D है जो अनाउंसमेंट के 5 दिन के अंदर वो भर सकते हैं, और जिनकी भी 40% से अधिक की डिसेबिलिटी है उनको घर जाके हम वोट लेंगे। बाकी इसके अतिरिक्त उनको अगर नहीं, बहुत सारे लोग नहीं लेना चाहते घर से वोट, वो बूथ पर आना चाहते हैं, और हम भी व्यवस्था कर रहे हैं उनके लिए कि उनको अलग से लाइन मिले, उनको व्हील चेयर मिले, और ऐसा मौका मिले कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जब बूथ पे आए और हम सब उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटेशन दें तो सोसाइटी में भी एक एग्जाम्पल सेट हो। यानी अगर बूथ पे हम उनकी देखभाल कर सकते हैं, उनका सम्मान कर सकते हैं, उनको इक्विटी दे सकते हैं, तो बाकी भी समाज में फिर रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, मार्केट में हर जगह उनको सुविधा मिलनी चाहिए। ऐसा एक प्रयास हमारा है कि ये चीज हम एस्टेब्लिश करें। सिमिलरली बुजुर्गों के लिए भी हमारे जो ओल्ड एज के जितने भी वोटर्स हैं जो हमारे लिस्ट में शामिल हैं, उनको भी हम घर जाकर वोटिंग की सुविधा प्रदान करेंगे। और जब वोटिंग होगी तो साथ में एक टीम जाएगी जो वीडियोग्राफी भी करेगी, और पोलिंग कैंडिडेट को भी इजाजत है कि वो साथ में अपने लोगों को भेज सकते हैं। लास्ट माइल तक भी हम लोग पहुंचेंगे। ये जस्ट कुछ ग्लिम्सेस हैं, यानी जहां भी बूथ्स हैं, चाहे दियारा में जाना हो, चाहे बोट से जाना हो, कोई भी वोटर छूटे ना, ये हमारा प्रयास रहेगा।
और आपके माध्यम से हम ये सबसे गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वो वोट देने जरूर आए। जब हम इतनी व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई भी छूटना नहीं चाहिए। अब एक अपेक्षा भी है कि हम पूरे इलेक्शंस को बिल्कुल इंड्यूसमेंट फ्री, मनी पावर से दूर रखें, किसी भी प्रकार की क्लटरिंग और किसी भी प्रकार के गलत चीजें ना होने पाए। तो एक एप्लीकेशन है जिसको आपके सहयोग से हम सबके साथ तक पहुंचाना चाहते हैं। इसका नाम है सी विजिल, यानी विजिलेंट सिटीजन। अगर आप जागरूक हैं तो आप कोई भी शिकायत है किसी भी बूथ के बारे में, किसी पार्टी के बारे में, किसी कैंडिडेट के बारे में, तो अगर आप उसकी कोई टेक्स्ट लिख के या कोई गलती हो रही है तो फोटो खींच के, या आप अगर हमें भेज देंगे इस ऐप पर, तो आपका जो कहां लोकेशन है ये हम अपने से ले लेंगे, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आपका हम अपने से ले लेंगे। और जो भी नियर बाई हमारी वो होगी वैन, एसएसटी होगी, कोई एफएसटी होगी, कोई सेक्टर मजिस्ट्रेट होंगे, 2 किलोमीटर में तो कहीं ना कहीं होंगे, उनको हम 100 मिनट के अंदर अंदर वहां भेज के उसकी इंक्वायरी करा के पोस्ट करेंगे वेबसाइट पर कि क्या विषय था, उस पर क्या हमने किया, वो सही था, गलत था, पार्शियली सही था, और उस पर कमीशन ने ये काम किया। इसका बहुत लाभ मिला है और बिहार सीओ भी इसके बारे में एक सचेत कैंपेन चला रहे हैं ताकि सिटीजन्स भी, नागरिक भी, और बिहार में तो पॉलिटिकली नागरिक जागरूक हैं, तो वो गलतियां होने से रोकें। इससे हमें बहुत लाभ मिलेगा। जो पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा था कि हमें बराबर की सुविधा मिलनी चाहिए, यानी अगर हम किसी चीज को मांगते हैं तो हमें पहले मिले, दूसरे को ना मिले, जो पहले मांगे उसको मिले, तो उसके लिए एक सुविधा पोर्टल की व्यवस्था है। तो जो भी कैंडिडेट या जो भी पॉलिटिकल पार्टी इस सुविधा पोर्टल पर पहले किसी एंटाइटलमेंट को अप्लाई करेंगे, उनको पहले मिलेगा, दूसरे को बाद में मिलेगा। तो एग्जाम्पल, यानी वो एक ग्राउंड उन्होंने कहा कि हमें चाहिए, एक्स पार्टी ने कहा और वाई ने उसके बाद कहा, तो एक्स को पहले मिलेगा। इसी तरीके से वोटर्स के मदद के लिए भी एक हेल्पलाइन है जिसको आप अगर डाउनलोड करेंगे तो आपको बहुत सुविधाएं और बहुत जानकारी उसमें मिलेगी। बीएलओ कौन है, पोलिंग स्टेशन कौन है, आपका कैंडिडेट कौन है, चुनाव का परिणाम क्या है, नए सर्कुलर्स क्या है, हर चीज इसमें देखने को मिलेगी। आप अपना नंबर डालें, आपको अपना एपिक भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपका मोबाइल नंबर उसमें लिंक्ड है तो। फ्रेंड्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, वो है नो योर कैंडिडेट, केवाईसी। आप किसको वोट देने जा रहे हैं उसको जानने की राइट पब्लिक का है। यू हैव ए चॉइस सो दैट यू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो केवाईसी में क्या आपको जानने को मिलेगा कि किसी भी कैंडिडेट की कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। अगर किसी कैंडिडेट की क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो इस पर आपको मिलेगी। साथ ही साथ प्रत्येक ऐसे कैंडिडेट को जिसकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसको 3 बार न्यूज़पेपर्स में ऐड देना पड़ेगा कि उनकी क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड है, और टीवी में भी देना पड़ेगा। और इस वेबसाइट पर, इस जगह पर भी आपको ये जानकारी मिलेगी। तो ये आप इन्फॉर्म्ड वोटर के रूप में इस जानकारी को प्राप्त करें और अपना बिल्कुल मन बनाएं कि किसको आपको वोट देना है। जानना, आप तक सुविधा और जानकारी पहुंचाना हमारा काम है। उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं ये आपके वोटर का कार्य है। अगर इलेक्टरल पार्टिसिपेशन कैसे बढ़े, आपको ये बहुत अच्छी फिगर नहीं है। बिहार में जो जनरल इलेक्शन में वोटर पार्टिसिपेशन था वो 57.33% था। ये नेशनल एवरेज 67% से 10 परसेंटेज पॉइंट कम था। और ये भी एक आयरनी है कि इतनी जागृत स्टेट में ये सेकंड लोएस्ट था पूरी कंट्री में। J&K was lowest at 45%, बिहार was 57%. So हमारी अपेक्षा है इस बार प्रयास है बहुत कि हम यहाँ वोटर की परसेंटेज को, वोटिंग की परसेंटेज को बढ़ाएं। तो कैसे बढ़ाएंगे? हमने ऐसी 75% टोटल अर्बन एसीज ऐसी हैं जिसमें वोटर टर्नआउट बहुत लो है। पटना साहिब वन ऑफ द मेन प्लेसेस है जिसमें बहुत कम है। 31 एसीज ऐसी हैं जो 9 डिस्ट्रिक्ट्स की जो आइडेंटिफाई की गई हैं। तो कहने का मतलब है कि हमने एक प्रोग्राम बनाया है, टारगेटेड इंटरवेंशन प्लान, जिसमें हम बूथ तक गए हैं कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी स्टेट एवरेज से नीचे है और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के कौन कौन से बूथ स्टेट एवरेज से या डिस्ट्रिक्ट एवरेज से नीचे हैं। यानी एक जैसी चीज सारे डिस्ट्रिक्ट में चले ये नहीं है, जगह जगह में क्या परेशानी है, क्यों लोग नहीं आ रहे हैं, इसके लिए एक बहुत सघन प्रयास किया गया है
और मुझे उम्मीद है कि जो इलेक्टरल रोल्स की प्योरिटी बढ़ी है, जिन लोगों को नहीं रहना चाहिए था जो हटे हैं, और जितने नए लोग जुड़े हैं जिसमें से यंग लोग जुड़े हैं, तो ये वोटिंग परसेंटेज निश्चित रूप से बढ़नी चाहिए। और पुनः आपके माध्यम से दोबारा अनुरोध करना चाहता हूं कि सब लोग वोट देने के लिए जरूर आए। फ्रेंड्स, अब मैं पोलिंग स्टेशंस के बारे में बताया, मैंने आपको वोटिंग के बारे में बताया, मैं आपको इसको मनी पावर्स को कैसे हम लोग रोकेंगे, इंड्यूसमेंट फ्री कैसे इलेक्शंस को करेंगे, उसके बाद में बताऊंगा लॉ एंड ऑर्डर में कैसे करेंगे। इन 4 वर्टिकल्स में आपसे चर्चा करने वाला हूं। तो एक इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम हमने बनाया। इस पर जितनी भी स्टेट की और सेंटर की एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो सब हमारे इस सिस्टम पे आना शुरू हो गई हैं, और जिस दिन तक अनाउंसमेंट होगा उस दिन तक सब आ जाएंगी। जितने भी अंतर्राज्यीय सीमाएं हैं उन पर स्ट्रिक्ट विजिल करने का डायरेक्शन दिया गया है। पुलिस इंटर चेकपोस्ट हैं करीब करीब, जो यहां वर्णन दिया हुआ है मेरा 279, जिसमें इंटर चेकपोस्ट हैं 112 और स्टेट एक्साइज की 79। इन सबको आपस में मिलकर काम करने के लिए स्पष्ट हिदायत दी गई है। और यह भी कहा गया है कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसमें चाहे फेक करेंसी हो, चाहे लीकर हो, चाहे लोगों का आना जाना हो, चाहे आर्म्स हो, स्टेट पुलिस, एसएसबी और सबको बहुत ही सघन तरीके से काम करना है। एंड दे विल बी अंडर स्ट्रिक्ट वॉच ऑफ द कमीशन दैट फ्रॉम दिस बॉर्डर nothing is kind of no compromise takes place on this border. अगर हमने इतनी सारी एनफोर्समेंट एजेंसी से बात की, आज सुबह उनके साथ मीटिंग की, जिसमें स्टेट पुलिस, स्टेट एक्साइज, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, रेवेन्यू इंटेलिजेंस, कस्टम्स, एयरपोर्ट, सीआईएसएफ, एयरपोर्ट अथॉरिटी, स्टेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग, रेलवेज। तो आप सोचेंगे कि इनको कहा क्या, इतने सारे लोग इकट्ठे हुए, तो उनको क्या डायरेक्शंस दी गई हैं। तो डायरेक्शंस दी गई हैं कि जिसका जो भी कार्य है मनी पावर को वो लोग बिल्कुल रोकने का काम करेंगे। आप अवगत हैं कि जो पीछे 11 इलेक्शंस हुए हैं उसमें बड़ी मात्रा में लोगों ने, इन्हीं एजेंसीज ने काम करके मनी के दुरुपयोग को रोकने की भरपूर चेष्टा की है, टू द एक्सटेंट ऑफ अराउंड 3,500 करोड़। लीकर, कैश और फ्रीबीज, इसके बारे में इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शंस रखने के लिए कमीशन पूरी तरीके से सजग है। और इनको कहा गया है कि इस विषय में जो जीरो टॉलरेंस हम लोग रखते हैं। यह भी कहा गया है कि लीकर के बारे में जो भी यूपी बॉर्डर से या कहीं से भी शराब आ रही है, उसमें छोटे लोगों को तो वो जो लेके आ रहे हैं उनको तो पकड़ रहे हैं, बट पीछे जाएं जो उनके किंग पिन्स हैं, बड़े लोगों को पकड़ें जो इसमें ऑर्गेनाइज तरीके से माफिया में लगे हुए हैं। बैंकों को निर्देश दिया गया है कि जब भी कैश को बैंक टू बैंक ट्रांसफर करेंगे तो वो सुबह और 10 और 5 के 6 के बीच में जो निर्धारित टाइम है उसी में करेंगे। उनकी जो गाड़ियां, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई इलीगली कैश लेके जाना शाम को शुरू कर दे, कोई पुलिस व्हीकल में या एम्बुलेंस में या बैंक की गाड़ी में ले जाना शुरू करे कैमोफ्लॉज करके। इसके लिए उनको सख्त हिदायत दी गई है। एयरपोर्ट पर और हेलीपैड्स, जितने भी इस राज्य में हेलीपैड्स हैं और एयरपोर्ट्स, इन पर सघन निगरानी होगी और सघन इस पर जांच की प्रक्रिया अभी से शुरू हो जाएगी, ताकि बाहर से आने वाले या यहां से बाहर जाने वाले लोग कैश या इलीगल चीजों को ना ले जा सकें। जितनी भी इंटेलिजेंस है वो सब आपस में ये लोग शेयर करेंगे और कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करेंगे, और वीकली रिपोर्ट ऑफ सीजर्स दे विल स्टार्ट गिविंग टू अस। ये तो सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज की बात थी। डीएम्स और एसपीज को भी, कलेक्टर्स को और एसपीज को भी बहुत सख्त निर्देश दिए गए। सबसे पहला निर्देश है उनको, जनरल सबके लिए, कि हमारा मेन उद्देश्य है और मेन कर्तव्य है कमीशन का भी और उनका भी, कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक समान सुविधा और लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इसका कोई विकल्प नहीं है। अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब करेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। ये उनको बहुत स्पष्ट तरीके से बताया गया। और अपने नीचे जितने लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के नीचे, एसपीज के नीचे, डीएम्स के नीचे, चाहे वो अंचल स्तर के हों, ब्लॉक स्तर के हों, एआरओज हों, एसडीएम्स हों, डीएसपीज हों, उनको संभालना उनका काम है। हम कलेक्टर्स को और एसपीज को रिस्पॉन्सिबल मानेंगे अगर कहीं भी लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होगी। पार्टीज ने कहा था हमसे कि हमें सिंगल विंडो क्लियरेंस दिया जाए, बहुत जगह दौड़ना पड़ता है, तो ये व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में उनकी एप्लीकेशन लेने की उपलब्ध कराई जाएगी। ये उनको मैं जवाब दे रहा हूं आपके माध्यम से। उन्होंने ये भी कहा था कि हमें 5 गाड़ियां,
तो 5 गाड़ियां वास्तव में कम है, उनको अब 14 तक गाड़ियां मिल सकती हैं। उनकी तो मांग डबल करने की थी, लेकिन हमारा एक फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे हम देते हैं, तो अब वो 14 तक गाड़ियां उनको यहां से मिल सकती हैं। ये भी एक उनकी मांग थी कि एपिक जो है वोटर कार्ड सबको मिल जाए। तो ये वोटर कार्ड 99% वोटर कार्ड्स जो हैं हमने कहा है, और ये बात भी सब जगह डिस्ट्रीब्यूटर्स से और पोस्टल डिपार्टमेंट से हुई है। मार्च के 10 तारीख तक देर से देर, इलेक्शन से पहले निश्चित रूप से सबको वोटर कार्ड जिनके बने हैं वो मिल जाएंगे। एक और डिमांड थी उनकी कि जहां तक हो पोलिंग पार्टीज को पोलिंग स्टेशंस पे ज्यादा सीएपीएफ दिलाया जाए। तो ये सीएपीएफ उनको हम जहां तक है हर पोलिंग स्टेशंस और जितने भी वल्नरेबल पोलिंग स्टेशंस में सब में दिलाएंगे। अगर कोई भी इंपर्सोनेशन होता है तो इंपर्सोनेशन को 2 वोट नहीं डाल सकता कोई व्यक्ति। अगर कहीं कोई इंपर्सोनेशन की शिकायत आएगी उस पर क्रिमिनल एक्टिविटी साथ की साथ होगी, ऐसा सबको डायरेक्शंस दिया गया है। नेक्स्ट, पोस्टल बैलेट की भी काउंटिंग पहले की जाएगी जो उनकी मांग थी, और ईवीएम के बारे में उन्होंने कहा था कि हमें नंबर बताया जाए। ईवीएम का जब भी मूवमेंट होगा, जब भी फर्स्ट लेवल चेकिंग हो चुकी है, जब भी सेकंड लेवल रैंडमाइजेशन होगा, फर्स्ट लेवल रैंडमाइजेशन होगा, हर समय पे पॉलिटिकल पार्टी या उनके कैंडिडेट्स मौजूद रह सकते हैं, उनको इनवाइट किया जाएगा ताकि उनके सामने में सब कुछ हो। और हर नंबर किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने नंबर की मशीन्स, कितने से कितने नंबर की मशीन्स गई हैं और किस बूथ पर कितने से कितने नंबर की मशीन है, इस सब की भी सूचना उन सबको दी जाएगी ताकि अगर वो चाहें तो काउंटिंग के समय में मिला सकें। भाई ये हमको बताया गया था कि ये वाली हमारे बूथ पर मिलेगी, पहले चेक कर लेते हैं ये बूथ पर नंबर है कि नहीं है। हमारे सामने में इसमें सिंबल डाले गए थे इस नंबर में, हम चेक कर लेते हैं कि नहीं है, फिर काउंटिंग के समय भी चेक कर लेते हैं। दिस विल ऑलवेज बी अवेलेबल। जितने पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, सीनियर सिटीजन्स और गर्भवती महिलाएं, उनकी जो मांग थी उनके लिए विशेष अभियान, विशेष प्रबंध रहेगा। एक जनरल वोटर के बाद 2 पीडब्ल्यूडीज और उसके बाद 4 सीनियर सिटीजन्स और गर्भवती महिलाओं को एंट्रेंस दी जाएगी, तो 1:2:4 के माध्यम से। तो जो बैठने की जगह है, जो रैंप है और जो व्हील चेयर है वो तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन इनको वोटिंग में भी प्राथमिकता मिलेगी। सभी जो कर्मी हैं जो पोस्टल जो हमारे इलेक्शन के वर्क में लगेंगे, उनको फैसिलिटेशन सेंटर एक बनाया गया, उसी पर डाक पत्र डालना पड़ेगा। पहले उनको घर ले जाते थे और फिर बाद में चलता था, वो पोलिंग काउंटिंग के दिन तक डाल सकते थे। ये व्यवस्था चेंज कर दी गई है, उनको यहीं डालना होगा अपनी जगह में। फर्जी सभी डिस्ट्रिक्ट्स अभी से जितने भी नॉन अवेलेबल वारंट्स हैं और जितने भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं, हिस्ट्री शीटर्स हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे। और आप लोग निश्चित रूप से देखेंगे कि अगले 15-20 दिन में, 10 दिन में ये इस पर सघन अभियान चला के लोग कार्रवाई करेंगे। नहीं करेंगे तो फिर उन पर हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। फर्जी खबरों का भी एक बहुत बोलबाला आजकल चलने लगा है, तो इसके लिए सभी डिस्ट्रिक्ट्स में सोशल मीडिया सेल लागू हैं। विभाग को कहा गया है कि वो एक नोडल अफसर्स अपॉइंट होना होता है आईटी एक्ट के अंडर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंडर में, वो अपॉइंट करें। और अपॉइंट करने के बाद जो आपत्तिजनक मटेरियल है उस पर ना खाली उसको टेक डाउन करें, ना उसको ब्लॉक करें, बल्कि जिस किसी केस में ऐसी रूमर्स फैलाई जाए वहां जिस कानून के अंतर्गत आते हो उन पर लीगल भी कार्रवाई करें। ये ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी डाल दें और उसके बाद में उसके लिए जिम्मेदार ना हो, उससे भावनाएं भड़काने की कोशिश ना हो और गलत रूमर्स ना फैलाई जाएं। जितने राजनीतिक विज्ञापन होंगे उनकी भाषा और उनके कंटेंट को एमसीएमसी की टीम्स क्लियर करेंगी। सो फ्रेंड्स, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, मुस्तैद हैं कि आप सब को एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस यहां दें और जो लोकतंत्र की जननी है उस जगह में एक बहुत ही मॉडल तरीके से चुनाव हो, कम शोर शराबा, कम मनी और कम मसल्स के साथ, मसल टेंशन के साथ में। आपके माध्यम से पुनः सभी मतदाताओं से एक बार पुनः अनुरोध है कि जरूर जरूर आएं वोट देने के लिए। और फ्रेंड्स, आपके माध्यम से हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि मीडिया चुनाव आयोग के हर कदम पे साथ होता है, यानी आपको और पॉलिटिकल पार्टीज को और वोटर को एक
ट्रांसपेरेंसी अभियान के तहत हर जगह जाने की छूट होती है। अब यू आर अवर एलाइज, नेचुरल एलाइज। तो आपके माध्यम से फिर से मैं ये कहना चाहता हूं कि वोट देने के लिए जरूर जरूर आए। धन्यवाद। Thank you, sir, for those detailed remarks. We'll be having a question and answer session for around 5 to 10 minutes as the Commission has a flight to catch. I request all of you to be brief. Please be seated. Just put your hands up, and then I'll come to you. First, I'll go to the gentleman behind you. Then you can ask the question. Yeah. Thank you. Sir, I am Kauslendra Mishra from Hindustan newspaper. सर, ये पॉलिटिकल पार्टियों ने आपके सामने बातें रखी थी जिसमें कहा था कि ईवीएम से जो पर्ची निकलती है और जो काउंटिंग के दौरान ये होता दोनों का मिलान किया जाए, और दूसरी उन लोगों की प्रमुख डिमांड के रूप में देखने को आ रहा था कि आयोग अपने स्तर से सुनिश्चित करे कि प्रत्येक मतदाता बिना भय के मतदान करें। उनको अगर कोई प्रलोभन दिया जाता है तो उसको पहले रेक्टिफाई करके उस पर कार्रवाई की जाए। और एक सर, बिहार में अभी राज्य निर्वाचन आयोग ने एक नया प्रयोग किया है कि उन लोग जैसे यहाँ आप लाइव कास्टिंग करते हैं तो वो हर एक मतगणना की भी वो एक एक चीज ऑनलाइन देखते हैं, आयोग खुद देखता है। तो अगर आयोग के स्तर पर अगर ये आप, चूंकि टेक्नोलॉजी सुलभ है और इन्होंने प्रयोग किया है, तो इसको नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर आप प्रयोग कर सकते हैं कि काउंटिंग को मॉनिटर पर देखता रहे आदमी, उसमें कैंडिडेट भी देखता है, अधिकारी भी देखते रहते हैं, आयोग भी देखता रहता है। ठीक है, तो किसी कोई कंप्लेन नहीं होती। गिव द माइक टू द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। यस, बोलिए। Good afternoon, sir. This is Saurabh from CNN News 18. I have two questions for you, sir. Sir, Chandigarh mayor elections, and the Apex Court has termed it a mockery of democracy. So, what is the take of Election Commission of India on that episode? And number two, in the light of one nation, one poll, there is also a recommendation of one voter ID or a one photo identity card and one voter list. So, what is the feasibility of this? ओके, और फ्रंट रो में आपका, या उसके बाद आपके पास आएंगे। अशोक मिश्रा, कशिश न्यूज से। कैन यू रिपीट योरसेल्फ? वी कुडंट हियर यू प्रॉपर्ली। बिहार के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने आप लोगों से मांग किया कि जो 5 फेज या 7 फेज में जो आप चुनाव कराते हैं उसको कम किया जाए। क्या आयोग यह मानती है कि अधिक फेज में चुनाव होने से कहीं न कहीं राजनीतिक दलों की परेशानी बढ़ती है? और बिहार जैसे जब से यूं कह लीजिए कि इलेक्शन कमीशन की बेहतर नजर रही है, तो अब तो अप्रिय घटनाओं में भी काफी कमी आई है। तो ऐसी परिस्थिति में कम से कम फेज में चुनाव हो, यह क्या आयोग सुनिश्चित करेगा क्या? धन्यवाद। कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? आई मिस्ड, क्या आपका नाम और परिचय? अशोक मिश्रा, संपादक, कशिश न्यूज। ओके, फोर्थ रो में, थर्ड रो में। मैं कमल कांत सहाय, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट यूएनआई पटना। मेरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से सवाल है कि उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि बिहार लोकतंत्र की जननी है, और ये आपको ही मालूम है जब पिछली बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अरोड़ा साहब आए थे पटना 2020 का कोरोना पैंडेमिक के समय में, तो बिहार को यह भी गौरव प्राप्त है कि कोरोना पैंडेमिक में पूरे वर्ल्ड में बिहार में सबसे पहले चुनाव हुआ था। तो हमारा आपसे ये सवाल है कि कई पार्टियां आपसे मिल चुकी हैं, तो सबसे पहले है कि अभी जो भी इलेक्शन होता है तो इलेक्शन का क्रेडिबिलिटी और सेंसिटी अगर मेंटेन रहे तो सबसे बड़ी बात है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो बराबर ये सवाल आ जाता है ईवीएम पर, और फिर से एक सवाल आ रहा है ईवीएम पर कि प्रधानमंत्री जी 370 प्लस की दावा करते हैं, तो बहुत से पार्टियां ने उठाया ये सवाल कि फिर भी लगता है कि ईवीएम का टेम्परिंग की बात है इंटरनल वे में। तो इस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो पहले थे अरोड़ा साहब, उन्होंने कई बार इसका प्रयास किया था कि ईवीएम की क्रेडिबिलिटी बनी रहे। आप अपने कार्यकाल में और अभी लोकसभा चुनाव के पहले आप क्या इसके लिए करेंगे कि ईवीएम की क्रेडिबिलिटी पर कोई डाउट ही ना हो, कोई इस पर सवाल ही ना हो, और ये विवाद जो हर कुछ दिन पर उठता रहता है, ये विवाद जो है सदा हमेशा के लिए सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए। एक सवाल। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर एक अच्छा निर्णय लिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को उन्होंने एक तरह से कह दिया कि बिल्कुल गैर कानूनी है
और इसको खत्म कर दिया एक तरह से। और आदेश भी है एसबीआई को कि भाई आप वेबसाइट पर डिटेल्स जारी कीजिए, और वो पैसा आपका इलीगल पूरा डिक्लेयर कर दिया गया। तो जो पैसा आपने प्राप्त किया, जो पार्टियां ने पैसा प्राप्त किया, वो भी इलीगल हो गया। आप बहुत अच्छा अभी आपने कहा कि पैसा का मिसयूज न हो, पैसा का दुरुपयोग न हो। तो आप जो स्टेट बैंक की बात, जो ठीक बैंक है। की आप बात करें, एक सेकंड, We got a बैंक- question. हाँ, ठीक है. एक We'll सेकंड। answer. Thank you. हाँ, Sir. बैंक मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ ना? No, we just got your questions. Thank you. We'll just give answer. अच्छा, अब आपके आंसर का इंतजार करो, उसके बाद मैं सवाल करूँ। सवाल आप जज चुके हैं। एक हो गया भाई सवाल। एक सवाल, वन मोर क्वेश्चन। ये जो बिहार में जो बात है कि ये जो सिंपल बात है कि वीवीपैट स्लिप को दिखा दिया जाए ताकि लोग आश्वस्त रहे, छोटा सा बात है, तो ताकि हमने जिसको वोट दिया वो कम से कम उस पार्टी को वोट दिया। ठीक है. Thank you. जो we'll take wait. मैं इसका उत्तर दे देता हूं पहले, उसके बाद एक राउंड और ले लेंगे, उतना टाइम है। पहला प्रश्न था, मैं बीच में से ले लेता हूं, फेज कम करें, एक प्रश्न ये था। तो देखिए, फेज का जो निर्धारण होता है वो पूरे देश के लिए एक साथ करना पड़ता है हमें। तो निश्चित रूप से प्रयास यही होता है कि कम से कम फेज में किया जाए, लेकिन उसमें साथ में यह भी देखना है कि पूरे देश में छुट्टियां कितनी हैं, एग्जाम्स कितने हैं, वेदर कैसा है, फोर्सेस का मूवमेंट किस प्रकार का है। तो वो सब मिला के हम ये कोशिश जरूर करेंगे कि कम से कम हो, लेकिन वो कम से कम की परिभाषा को अगर बहुत बृहत रूप में देखा जाए तो वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट इतनी बड़ी कंट्री है, उसको मिला के सारे फैक्टर्स को देख के हम निश्चित रूप से प्रयास करते हैं और करेंगे भी। देन बिना प्रलोभन के लोग वोट कर सकें, यही तो हमारा सारा प्रयास है, बिना प्रलोभन के कर सकें। केवाईसी का मैंने ऐप दिखाया आपको, सीविजिल का ऐप दिखाया, जितनी सारी डायरेक्शंस पूरे के पूरे सेंट्रल एजेंसीज, स्टेट एजेंसीज को दी गई हैं, और आप खुद देखेंगे जब ये अभियान शुरू होगा तो किस तेजी से ये काम आगे बढ़ेगा। वन नेशन वन इलेक्शन वन वोट लिस्ट, ये तो एक कमेटी है, उसके दायरे में है। हमारा कार्य है कि हम जो संविधान में जो भी निर्धारित प्रक्रिया है उसके अनुसार चुनाव करा के आपको संपादित करें, वो हम करते रहेंगे। लास्ट मुद्दा जो है वो बेसिकली ईवीएम और ईवीएम की पर्ची और वीवीपैट की काउंटिंग के बारे में ही ज्यादा 3, 4, 5 आप लोगों ने कहा है। तो ये हर चुनाव से पहले होता है, बार बार होता है, और बार बार इसका उत्तर मिलता है। और उत्तर मिलने की क्या प्रक्रिया है, कहां से मशीन चली, आपने कभी, अभी हमने इसके 3-4 वो दिए हैं आंसर्स। एक तो हमारी वेबसाइट पे जाइए, 100 से प्लस इसके आंसर्स हैं। तो जो भी कोई प्रश्न पूछता है उसका इमीडिएट आंसर, जैसे आपने अभी मुझसे प्रश्न पूछे, तो इसका आंसर हम आपको तो यहां देंगे ही देंगे, साथ ही साथ अपनी एफएक्यू में भी डाल देंगे, ताकि आपके साथ साथ बाकी लोग भी, पब्लिक एट लार्ज इसको समझ ले। तो 100 से प्लस क्वेश्चंस ऐसे हो चुके हैं ऑलरेडी, आप एक बार ध्यान से पढ़िए उनको। उसके बाद में उसके बारे में 4 बुक्स भी बनाई जा चुकी हैं कि 40 साल में इसका सफर कैसा रहा। उस सफर में जब से ये चली हैं, जब से किस तरीके से पार्टियां जीतती रही हैं और कैसे सत्ता में जो पार्टियां हैं वो बदलती रही हैं, और उसका एक चार्ट भी लगाया गया है, ताकि उसके अपने रिजल्ट्स की विश्वसनीयता पर आपको खुद प्रमाण देख के पता लग जाए। तो मतलब मुझे प्रमाण देने की ना जरूरत पड़े, परिणाम ही जो है ना वो प्रमाण बन जाए। ये आप एक बार देखें जरा उस पे जाके साइट पे। उसके बाद में वहां करीब करीब 25-30 कोर्ट के ऑर्डर्स भी डाले गए हैं, जो डिफरेंट हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, जिसमें पूरी की पूरी इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी जो आपने बात कही उसके पिटीशंस थी, और उस पिटीशंस पे इतने ही बड़े बड़े हमारे भी जवाब थे। तो एक संस्था ने जो एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर है वो भी देख चुकी है। वो एक इतनी मोटी किताब हो गई है अब, जो हमने नेट पे डाली है अभी, उसमें सारे हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट्स के ऑर्डर हैं। उसको भी एक बार जरा आप देखेंगे तो आपके माध्यम से आपको भी मिलेगा एक चीज, और क्वेश्चन भी ज्यादा शार्प कर पाएंगे फिर मुझसे पढ़ने के बाद। ये तो एक परसेप्शनल क्वेश्चन है, लेकिन उसके बाद ज्यादा अच्छे से पूछ पाएंगे अगर कोई और डाउट रह गया। ये जो निर्धारित प्रक्रिया है
जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके अनुसार और जो हमारा कन्विक्शन है उसके अनुसार जो एक निर्धारित प्रक्रिया है उसी हिसाब से हम कार्य करेंगे इसके बारे में। दैट्स ऑल। चंडीगढ़, देखिए इस साल पूरे विश्व में लगभग 70 देशों में चुनाव है, तो डिफरेंट ज्योग्राफीज से, डिफरेंट कंट्रीज से इलेक्शन प्रोसेस में किसी ना किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस की सूचनाएं मिल रही हैं, मिलती रहती हैं। आप भी अवगत हैं, सब आसपास से क्या सुनने को मिल रहा है। वहां उस क्रम में भी ईवीएम को देखना चाहिए कि उसका क्या एडवांटेज है, वो भी एग्जाम्पल्स हैं वर्ल्ड के। और अनफॉर्चुनेटली जो आपने जिक्र किया जिस जगह का, चंडीगढ़ का, वहां भी देखने में जो एक स्ट्रांग वायलेशन हुआ वो भी देखने में नजर आया। तो मुझे इस बात की तो कोई संतुष्टि नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा नहीं किया गया था, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया में कहीं भी गड़बड़ी हो वो 100% अमान्य है और अमान्य होनी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग का जितनी भी इंस्ट्रक्शंस कल दी गई हैं, अगर किसी भी पोलिंग पार्टी या पोलिंग एजेंट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसपी या एनी बडी हु इज इन्वॉल्व इन द इलेक्शन प्रोसेस, तो ना तो उसकी इतनी हिम्मत है कि वो इस तरह का कोई कार्य कर सके, और ना हमारी व्यवस्था ये करने के लिए अलाउ करती है। क्योंकि हर स्टेज पे कैंडिडेट वहां खड़े रहेंगे, उनके दस्तखत लेने होंगे, नॉमिनेशन करना है तो, विड्रॉल करना है तो, काउंटिंग के समय जाना है तो, मशीन का नंबर मिलाना है तो, इलेक्ट्रल रोल बनाना है तो, फॉर्म 6 भरवाना है तब, फॉर्म 7 की ऑब्जेक्शंस डालनी है तो, इलेक्ट्रल कॉपी लिस्ट की आपको देनी है। कोई ऐसा प्रोसेस ही नहीं है जिसमें कि ट्रांसपेरेंसी ना हो। हम लोग इस पूरे कमीशन की व्यवस्था को इन 2 पिलर्स पे चला के चलते हैं, ट्रांसपेरेंसी, 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 डिस्क्लोज, डिस्क्लोज, डिस्क्लोज। आज जो हुआ वो शाम को डिस्क्लोज करें। मैंने जितनी चीजें आपको बताई, नहीं तो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज ने जो बात हमसे कही थी, आपके माध्यम से उनको जवाब देना इज ए फॉर्म ऑफ ए डिस्क्लोजर। वी आर आंसरेबल एंड वी मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर। अगर किसी भी पोलिंग पर्सनल ने, जो कि हमारे पोलिंग पर्सनल में लगा हुआ है, अगर इतना सा भी एक प्रोसेस से इधर से उधर किया तो आयोग बिल्कुल रूथलेसली उस पर कार्रवाई करेगा। आप देख चुके हैं पिछले इलेक्शंस में, 5-6 इलेक्शंस में भी आप देख चुके हैं। और ऐसा कोई जो जनरल इलेक्शंस हैं, जो कमीशन के द्वारा इलेक्शंस हैं, उन पे ऐसा नहीं हो सकता। और ये मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी कहीं भी जो हमारे अतिरिक्त हैं उनमें ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो बहुत स्ट्रिक्टली उनको डील किया जाना चाहिए। Thank you. Sir, Press conference is over. एक सवाल ले लेते We हैं। have just 5 minutes for a second round of questions, but be brief. और 2-3 क्वेश्चन मत पूछिए। आप लास्ट रो में आपने बहुत क्वेश्चन पूछ लिया। आप पूछिए। सर एक मेरा सवाल, एक सवाल। किशोर दुबे wait, दैनिक wait. भास्कर से, Let him ask. Yeah. अभी तक आयोग किन किन Hello. राज्यों का दौरा कर चुका है और कब इलेक्शन की घोषणा होने वाली है? ठीक है। Okay. Who else? सर एक मेरा सवाल ले सर लिया एक जाए। सवाल यहाँ से, एक मेरा पीछे से। Wait, सर मेरा नाम इकबाल है, मैं अलवतन टाइम्स उर्दू डेली न्यूज़पेपर से हूँ। सर इलेक्शन कमीशन का जो फोकस होता है सर, वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए होता है मैक्सिमम। तो ये जो पोलिंग बूथ होता है सर, उसके डिस्टेंस की वजह से भी बैठ के पूछिए। ये परसेंटेज कम होता है। दूसरा ये सर, सेंसिटिव एरियाज में जो पोलिंग बूथ होते हैं वहां कुछ डाउन टोडन पीपल्स नहीं जा पाते हैं, डर से नहीं जा पाते हैं। तो इसको कैसे इलेक्शन कमीशन सुनिश्चित करेगी कि उसका वोटिंग परसेंटेज बूथ की वजह से बढ़ जाए? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। हाँ सर, मेरा एक सवाल है कि राजनीतिक दलों ने कल एक आपत्ति आपको दी है कि बिना जानकारी के बहुत सारे वोटर का नाम काट लिया गया है और अभी तक बहुत सारे मतदाताओं का ईपिक नहीं पहुंचा है। ठीक। तो उसके लिए क्या कार्रवाई हो करेगी? दूसरा ये सर कि इस चुनाव में कितने दागी अधिकारियों को आपने हटाया है, अगर उसकी सूचना अभी मिल तो आए जाए हैं। तो जो पहले से दागी हैं उनका काम नहीं लिया जाएगा। थैंक यू। थैंक यू सर प्लीज ले लीजिए, 2 और ले लीजिए, एक इधर से ले लीजिए। हेलो सर, एक सवाल और है सर। हाँ, एक पूछ सकते हैं सर सवाल? मैंने जवाब दे दिया इसका, फिर भी दे दूंगा। लास्ट सवाल सर, एक सवाल और है सर। सर मेरा एक सवाल सर
बैठ के कि आपने बोला सर कि रूरल एरिया में जो है सर रजनीश बोल रहा हूँ सर, मैं 65,000 न्यूज के 18 चैनल आसपास पटना बूथ से। हैं। मेरा सवाल ये है सर कि नहीं, एक एक करके चुनाव में अभी जिस प्रकार से 2024 है लोकसभा चुनाव है, इससे पहले भी राज्यों की जो खर्च की सीमा थी वो निर्धारित थी। हम जानना चाहते हैं कि इस बार सर्वाधिक जो खर्च की सीमा है किस राज्य की है और बिहार की सर्वाधिक खर्च की सीमा क्या होगी सर? So let me answer these questions. पहला है दौरे और घोषणा। तो ये पहले हम आंध्रा, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद बिहार का दौरा हो चुका है हमारा, और अब कल से तमिलनाडु का दौरा शुरू है। तो एक के बाद एक दौरा शुरू है, फिर लास्ट में यूपी, वेस्ट बंगाल, J&K, इन सब के बाद में असेसमेंट करने के बाद हम घोषणा करेंगे, और जब घोषणा करेंगे तो सबसे पहले आप ही को पता लगेगा और किसी को पता नहीं लगेगा। ये कोई भी कितनी कोशिश कर ले, प्रेस के अलावा फर्स्ट टाइम किसी को पता नहीं लगेगा। पोलिंग स्टेशन का जो डिस्टेंस है उसके लिए मापदंड निर्धारित है, 2 किलोमीटर के अंदर पोलिंग स्टेशन होना है, लेकिन कहीं कहीं ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं हो पाता है। जहां भी नहीं हो पाएगा वहां फेयरलेसली लोग वोट देने आ सकें, इसके लिए व्यवस्था करने की सबको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं स्पष्ट। और खास तौर से जैसे दियारा एरिया है जहां थोड़ा सा डिस्टेंस हो सकता है, लोग ना आए जाए, जाने की दिक्कत हो, वहां भी कोई रोके नहीं, कोई परेशानी ना हो, इसके लिए विशेष व्यवस्था इस बार के चुनाव में वहां की जाएगी। कुछ पोलिंग पार्टीज, पोलिंग स्टेशन भी वहां सेटअप किए जा रहे हैं। दागी और नॉन दागी ना बोलें, लेकिन जो लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे इलेक्शन में या पहले नहीं निभाए, उन पर समेकित रूप से असेसमेंट आकलन करने के बाद में चुनाव आयोग जब भी घोषणा होगी उसके आसपास या उसके समय में निर्णय लेगा। जो डिलीशन है उसका मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। पूरे राज्य में 16 एक डिलीशन का हिसाब किताब लिस्ट वो दी जा चुकी है। 16.7 लाख डिलीशन पूरे राज्य में हुए, जिसमें से मैंने आपको बताया था 6.3 लाख लोग वो हैं जिनकी दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई। तो उनको तो कुछ नहीं कर सकते आप। अगर कोई ऐसा है जिसकी मृत्यु नहीं हटा दिया है तो बता दीजिए, अभी भी बता दीजिए, अभी भी उसको वापस रोल में ले आएंगे, अगर किसी वर्ष बहुत अच्छी खुशी की बात होगी अगर वो ऐसा नहीं हुआ है। और 2.3 लाख लोग ऐसे हैं जो कि रिपीटेड है, तो एक आदमी को 2 जगह रहने नहीं देंगे हम लोग, ये बिल्कुल निर्धारित है। तो ये वही लोग हैं जो डीएससी पीएससी के माध्यम से हटाए गए हैं और सिमिलरली शिफ्टेड। तो इन सबकी सूचना उपलब्ध है और इसमें कुछ भी और अतिरिक्त कहने के लिए नहीं। धन्यवाद बहुत बहुत आप सबका, आभारी हैं। थैंक यू मिस्टर नारायणन, डीजी मीडिया। माननीय निर्वाचन आयुक्त श्री अरुण गोयल जी मेरे दाहिनी तरफ, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ बिहार श्री श्रीनिवास, द एंटायर टीम ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और मेरे मीडिया के सभी साथियों, आप सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। चुनाव आयोग की तरफ से सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से बिहार वासियों का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं और आपके माध्यम से आगामी लोकसभा चुनाव में क्या तैयारियां हुई हैं उसका एक विस्तृत ब्यौरा आपके सामने रखूंगा। जैसे आप जानते हैं, आप पूरी तरह से अवगत हैं, बिहार एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक राज्य है और इस समृद्ध ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक के अलावा ये गौरवमयी धरती लोकतंत्र की जननी के रूप में भी जानी जाती है। और इस लोकतंत्र के महापर्व जो अब 2024 में इलेक्शंस होने वाले हैं, इस लोकतंत्र की धरती पर उसके विषय में हमें आपको बताऊंगा कि क्या तैयारियां हम लोगों ने